हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, ये क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड कॉमर्शियल एप्लीकेशन का टॉपिक है। हम लोग का चैप्टर ये 12th होने जा रहा है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, वन शॉट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पढ़ेंगे तो बेसिकली ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा हमारा। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट को, दूसरे में पढ़ेंगे हम लोग सिलेक्शन को। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स का। पहले हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स का बेसिकली मतलब क्या, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं हमारे हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, ये सारे लोग क्या है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो इनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है, रिक्रूटमेंट का मतलब इनको अपने कंपनी में लाते कैसे हैं, बेसिकली उनको बोलते कैसे कि आप हमारे कंपनी में एम्प्लॉय अप्लाई कीजिए जॉब के लिए, उसके बाद उनमें से सिलेक्शन कैसे करते हैं। ये दोनों चीज़ को हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हमें ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। पहला हमारे यहाँ ड्राइविंग द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। देखो, ह्यूमन रिसोर्स आर द बैकबोन। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं बैकबोन होते हैं कंपनी में। अगर इंसान ना हो तो कंपनी नहीं चल सकती है, ठीक है ना। ऑफ एनी बिजनेस एज दे प्लान एग्जीक्यूट और मैनेज ऑल द फंक्शन स्किल्ड एंड मोटिवेटेड इंप्लॉयज डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द अचीविंग द बिजनेस गोल्स एंड ग्रोथ। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे लोग हैं वही बैकबोन है, और अल्टीमेटली अगर हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं, जितना उनको स्किल करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे बिजनेस ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बिजनेस की जो गोल है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन है, वो सारी चीज़ों को अचीव करवाने में हेल्प करते हैं। दूसरा बोलता है इफ़िशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। एचआर जितना अच्छा होगा, ह्यूमन रिसोर्स जितना अच्छा होगा, जहाँ सही लोगों को हायर करोगे, सही जगह पर हायर करोगे, मतलब सही लोगों को सही जगह पे। अगर मुझे पुल बनानी है तो मैं उसके लिए डॉक्टर को हायर नहीं करूंगा, बल्कि उसके लिए मुझे एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे सही लोगों को सही जगह पे हायर करना है और उनसे काम लेना है, जिससे क्या हो सके, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बेटर वे में क्या हो पाए, यूटिलाइज हो पाए। देखो बेटा, जब तुम क्लास 11-12 में जाओगे कॉमर्स लेकर के, तो जब तुम इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ोगे जिसमें बोला जाएगा कि जो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं, और लेकिन जो हमारे जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल, आपके पास 100 रुपये है। अब उस 100 रुपये में हो सकता है आपका मन करे कि आप मूवी भी जाओ, आप रेस्टोरेंट में खाना भी खाओ, आप एक टी शर्ट भी परचेज कर लो। मतलब आपके वांट्स तो बेटा अनलिमिटेड है ना। आप क्या पता, आप सोचोगे एक कार ही परचेज कर ले, लेकिन क्या 100 रुपये में वो पॉसिबल है? नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, और तो और उस जो हमारी नीड होती है, वांट्स होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं। तो इस केस में हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम लोग जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से यूज़ करें, जिससे अपने मैक्सिमम जो हमारी नीड्स है, हमारे वांट्स हैं, उसको हम लोग क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। ओके, तो जब ये लिमिटेड रिसोर्सेज है तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम लोग कितने बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम देख लो गवर्नमेंट जॉब में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस देख लो, वहाँ पर रिसोर्सेज होती हैं। गवर्नमेंट के पास ऐसा तो नहीं है पैसा नहीं है, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा टैक्स हमसे लेती है। इवन हम लोग स्टूडेंट्स, हम लोग कोचिंग बाय करते हैं तो उस पर हम लोग को 18% का जीएसटी देना पड़ता है। जिस क्लास को हम लोग को अगर ऑनलाइन कोर्स करना है तो सर हमें पहले तो रिचार्ज कराना पड़ता है, जिस पे 18% का जीएसटी देते हैं। जो फ़ोन बाय करते हैं उस पर 12% का जीएसटी देते हैं। उसके बाद तो और कोर्स जब लेते हैं तो उसमें भी 18% का जीएसटी हमें पे करना पड़ता है। और समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इतने सारे जब हम लोग टैक्सेस पे करते हैं तो इसके बदले में गवर्नमेंट के पास तो पैसा की कमी हो, ऐसा तो सवाल ही नहीं है। लेकिन सवाल कहाँ उठता है, रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं होते हैं। पैसे जो गवर्नमेंट के पास जाता है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं होते। सारा पैसा करप्शन में, धांधली में वेस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देख लो अपने यहाँ के सड़कें की हालत कैसी है भारत में। आप देख लो लाइटिंग कंडीशन, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर कट्स होते हैं हमारे देश में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में ही पैसे तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जो हमारे इंप्लॉय अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत होगा। तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या करता है, ये इंश्योर करता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स ये इंश्योर करता है कि जो हमारे रिसोर्सेस है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो। और इस चीज़ को करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, राइट लोगों को सही जगह पे अपॉइंट करना चाहिए, सही काम देना चाहिए, जिससे वो अच्छे तरीके से काम कर पाए, ऑप्टिमल टैलेंट टाइम दे करके चीज़ों को अच्छे प्रोडक्टिविटी तरीके से काम कर पाए, जिससे वेस्टेज ना हो और जो हमारी जो वेजेस है मिनिमम लगे, हम लोग मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को क्या कर पाएँ, गेन कर पाएँ। समझ में आया। आगे बात करते हैं बिल्डिंग अ पॉजिटिव वर्क कल्चर। हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन
रिसोर्स प्रमोट करता है हेल्दी, रिस्पेक्टफुल और इंक्लूसिव वर्क इन्वायरमेंट। मतलब कि हमारे यहाँ जो काम करने का माहौल होगा काफ़ी अच्छा होगा। लोगों का ऐसा नहीं, किसी ऑफिस में देखते हो ना एम्प्लॉयज़ का साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की जाती है, उनको बेसिकली डांटा जाता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सभी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ग्रुप टीम वर्क को हम लोग ज़्यादा क्या करें, प्रमोट करें। एम्प्लॉय की मोरल्स को हम लोग ना गिरने दें, उनके रिड्यूस करें। एम्प्लॉय में आपस में लड़ने लगे ना लगे, बेसिकली लड़ाई वगैरह झगड़ा ना करें, इस चीज़ को रोकने की कोशिश करें। हम लोग अगर इंक्रीज कर दे टीम वर्क को, कोलैबोरेशन को, तो ज़्यादा बेटर होगा ना। तो ये एचआर का काम है, ये एचआर करता है, ठीक है ना। हाउएवर रियल लाइफ में करता है नहीं करता है, इट रियली डजेंट मैटर, बट हाँ ऑन पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये एचआर का कर्तव्य है। जैसे एक बच्चे का कर्तव्य होता है कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, जो कि बच्चा नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया। आगे बात करते हैं, इंश्योर करना लीगल और इथिकल कंप्लाइंसेस। मतलब एचआर डिपार्टमेंट जो होता है इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने के लिए लेबर लॉ को, ठीक है ना, जिससे किसी लेबर के साथ गलत ना हो। इथिकल प्रैक्टिसेस करने को बोलता है, जिससे एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत ना हो। सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने बोलता है, और प्रोटेक्ट करता है कंपनी को फ्रॉम द लीगल ट्रबल्स को, और बिल्ड करता है रिस्पॉन्सिबल ब्रांड इमेज। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ चाइना के अंदर बड़ा सा फैक्ट्री है एप्पल का, ठीक है ना, फैक्ट्री है एप्पल का। और इसको कौन मैनेज करता है? देखो, एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट होती है ना, उसको मैन्युफैक्चरिंग एप्पल खुद नहीं करता, बल्कि एक कंपनी है फॉक्सकॉन, ठीक है, फॉक्सकॉन करके एक कंपनी है, ताइवान की कंपनी है, उसको बोल के करवाता है। तो फॉक्सकॉन ने क्या किया है, एप्पल के बिहाफ पे चाइना में एक अच्छा सा फैक्ट्री लगवाया है, जहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब हुआ यह क्या, उनकी वर्क इन्वायरमेंट इतनी घटिया कि पूछो मत। मतलब कि मान लो ये हमारा फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, बगल में बीच में पूरा ये ओपन स्पेस है, मतलब ग्राउंड है, ठीक है ना, जैसे हमारे स्कूल वगैरह में जनरली होता है। तो अब क्या हुआ कि एक छोटे से रूम में वर्कर को रखा जाता है, एकदम बुरी तरीके से भेड़ बकरियों वाला उनके साथ ट्रीटमेंट की जाती है, उनको कई बार तो मारा पीटा भी जाता है वैसा, क्योंकि चाइना इज ऑल अबाउट द डिक्टेटरशिप, ठीक है ना, वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहाँ पे कोई आवाज़ उठा पाएगा। वहाँ पे तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गए, ठीक है, पल भर में तुम नर्क पहुँच जाओगे। सर स्वर्ग क्यों नहीं बोला, काम किया वैसा स्वर्ग जाने वाला, ठीक है, छोड़ो, खैर आगे बात करते हैं। तो पल भर में नर्क पहुँच जाओगे, ऊपर से चाइना के लोग चमगादड़ खाए भाई, स्वर्ग तो छोड़ ही दो, उनके डोमेन लेवल से, उनके नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर है, ठीक है। तो हुआ ये क्या, अब कई इम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए वर्किंग कल्चर के कारण कि वहाँ पे जाके लिटरली वहाँ से नीचे जंप लगा के सुसाइड करने लगे। न जाने कितने इम्प्लॉय ने अपना जान दे दिया काम के चक्कर में। अब क्या हुआ, अब वहाँ का एचआर ने क्या सोचा कि भाई लोग मर रहे हैं, लोग तो मर रहे हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाए। अब बोलोगे सर उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाए, क्योंकि उनके प्रॉब्लम को नहीं सुन रहे हैं हम लोग, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर एरिया में ना बड़ा सा नेट लगा दिया, जैसे फुटबॉल नेट होता है ना, वैसा नेट लगा दिया, जिससे कोई ऊपर से जंप करे तो वहीं पर लटक जाए, मरे ही ना। वाओ, व्हाट अ मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सोल्यूशन। मतलब कि एक आदमी मर रहा है, उसे मरने भी नहीं देंगे ये, और उसके पकड़ लेंगे तो और मारेंगे, मारते मारते ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऊपर से कूद के उसको सेल्फ मतलब ना खुद को मारने नहीं देंगे, उसे एक तरीके से तड़पा के मारेंगे। अब यही काम क्या हुआ, जब हमारे देश में पीएम मोदी आए, उन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को काफ़ी प्रमोट किया। तो इंडिया में, साउथ इंडिया में, चेन्नई में आई थिंक क्या कि कर्नाटका में अगेन फॉक्सकॉन ने वैसा ही यहाँ पे भी फैक्ट्री ओपन करा, ठीक है। और जब फैक्ट्री ओपन करा फॉक्सकॉन ने, तो यहाँ पे भी लेबर के साथ ऐसे किया जाना, एक छोटे से रूम में 6-10 लेबर को रखा जाने लगा। वहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था अच्छी नहीं है, बदबू दे रहा है, पूरे टॉयलेट्स वगैरह, बगल में ओपन टॉयलेट है, ठीक है, पानी की एकदम साफ, पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं, इतनी गंदगी की पूछो मत। सारे वर्कर को एक साथ फूड पॉइजनिंग हो गया, बहुत सारे वर्कर हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। अब फॉक्सकॉन सोचा ये भी चाइना है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चढ़ गई, बोले कि ये सब नटंकी मन करो। तो एप्पल को भी होश आ गया, एप्पल भी बोलता है नहीं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तब तक जब तक वर्कर की जो लिविंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव ना किया जाए, ठीक है। उसके बाद आई रियली डोंट नो कि इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, मैंने जाकर फिजिकली तो वेरिफिकेशन नहीं किया, बट मैं आशा करता हूँ कि उसके बाद फॉक्सकॉन ने थोड़ी बहुत चेंजेस करी होंगे, और फिर फाइनली क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो देखो कहीं ना कहीं इंडिया में क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि यहाँ पे लेबर लॉ बहुत तगड़ा है, ठीक है, आप लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। यहाँ पे लेबर लॉ का मतलब ऐसा नहीं कि जो लेबर है वही एम्प्लॉयज़ की भी यहाँ पे बात होती है। इथिकल प्रैक्टिस है, सही तरीके से काम करो, ठीक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड रखना है। जैसे गंदा अभी बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी का कोई सीरियस काम कर रहा है तो अपने वर्कर को आप सेफ्टी चीज़ों को प्रोवाइड कराओगे, ऐसा नहीं कि उंगली से जाए इलेक्ट्रिसिटी का काम कर चिपक जाएगा बेचारा उसी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्यों, क्योंकि कंपनी को लीगल ट्रबल, कानूनी बोलते केस वगैरह भी हो सकता था ना फॉक्सकॉन पे, किसी की अगर मान लो वर्कर की डेथ होती तो, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल ब्रांड इमेज, एप्पल का इमेज खराब होता है ना,
कई बच्चों के सामने अभी मैंने नाम लिया होगा एप्पल का, तो एप्पल सबको पता होगा, लेकिन फॉक्सकॉन किसी को पता नहीं होगा। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो जो बिजनेस वगैरह में थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन एप्पल सबको पता होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। फॉक्सकॉन का मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ब्रांड इमेज किसका खराब होगा। अब तुम सुनोगे एप्पल के फैक्ट्री में कोई काम कर रहा था और सुसाइड कर लिया। एप्पल के प्रोडक्ट खराब होते हैं, मतलब एप्पल अच्छी कंपनी नहीं है, इसके प्रोडक्ट को बाइकआउट करो। तो कहीं ना कहीं हम लोग एप्पल की ले लेते। तो एप्पल साइड, हाँ आई नो कि एप्पल फॉक्सकॉन को बोल सकता था, चाइना में उसने नहीं बोला। ये दोगलापन है भाई साहब। चाइना में नहीं बोला, इंडिया में भी ये चुपचाप वैसे ही कर रहे थे, वही प्रैक्टिस कर रहे थे कि इंडिया में कौन ही रोकेगा। बट इंडिया की गवर्नमेंट ने, और बेसिकली गवर्नमेंट क्या ही यार, मेन लोगों ने आवाज़ उठाया तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना तो गवर्नमेंट ने रोका। अब देखो तुमको इसके रिगार्डिंग आर्टिकल दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ फॉक्सकॉन का। फॉक्सकॉन इंडिया लेबर, फूड पॉइजनिंग हो गई थी ना शायद, कि कुछ इशू क्या था, वर्किंग कंडीशन को लेकर, वर्किंग कंडीशन को लेकर के, ठीक है ना, हुआ था। आई थिंक देखो ये रीसेट कर दो, हाँ देखो फॉक्सकॉन का ये न्यूज़ वगैरह था, कब का हुआ था ये मुझे याद नहीं है, 2 साल पहले का था। फॉक्सकॉन आस्क्ड चाइना वर्कर एट इंडियाज एप्पल मैन्युफैक्चरिंग टू फ्लाई बैक। नहीं 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 नहीं, अरे इमेज नहीं चाहिए। लेबर लॉ वायलेशन फॉक्सकॉन यूनिट का, देखो काफ़ी मतलब कहाँ गया न्यूज़ वाला सेक्शन, कहाँ गया, यहाँ पे होगा। यहाँ फॉक्सकॉन रिकॉल, नहीं नहीं नहीं, मोस्ट रिफ्रेश मैच डेट, गूगल पे जाना पड़ेगा यार। देखो फॉक्सकॉन का न्यूज़ बना था इंडिया में, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। फॉक्सकॉन वर्क फोर्स गॉट हिल ड्यू टू पुअर वर्क कंडीशन इन इंडिया फैक्ट्री, ठीक है। हाँ देखो 250 स्टाफ्स, देखो ये फॉक्सकॉन सर्ट इंडिया प्लांट एज अ 250 स्टाफ फॉल इल। देखो न्यूज़ कब का है, बीबीसी का आर्टिकल है, डेट यहाँ पे लिखा है कहीं, मे बी यहाँ पे लिखा है, डेट ही नहीं लिखा है। ये देखो 27 जुलाई 2010 का है। अच्छा ये चाइना वाला है, सर्ट इंडियन प्लांट, अच्छा इंडिया का है, 2010 का आर्टिकल है। रुको नहीं यार 21 का होगा ये, 1-2 साल मतलब 21-22 की महीने की बात है, ठीक है। तो उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, ये 2010 का नहीं है। फेमिनिज्म इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स फॉक्सन जो भी है, मतलब कर्नाटका और तेलंगाना 2021 दिसंबर, देखो 2021 का ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसको देख सकते हो, आर्टिकल्स को अगेन यार खुद भी रिसर्च करोगे तुमको पता चलेगा। मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इतना एफर्ट इसलिए ले रहा हूँ कि तुम भी जाके सर्च करो। सर ने बोला मैं मान लिया, क्यों मानोगे भाई, सर्च मान लो ना। हो सकता है मैं थोड़ा डेटा गलत दे रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा मुझे करेक्ट कर सकते हो, मुझे खुशी होगी। तो जो भी चीज़ें हैं पढ़ना जरूर, इसका बहुत ज़्यादा बना था। फिर बाद में फॉक्सकॉन ने हो सकता है सारे आर्टिकल्स वगैरह को रिमूव भी करवाए होंगे। यहाँ पे देखो लिखा था इन इंडिया इन दिसंबर 2021 विच वर एट्रीब्यूट टू द पुअर लिविंग एंड फूड कंडीशन इन द कंपनी प्रोवाइडेड हॉस्टल। देखो गूगल यहाँ पे लिख के तो दे रहा है सामने, दिसंबर 2021 की घटना आई है, ठीक है ना, ओके। जिस समय कोविड भी चल रहा था, ध्यान देना तो ये लोग नहीं सुधरने वाले, जो भी है। तो ये बातें थी, बता दिया। आगे बात करते हैं टैलेंट डेवलपमेंट एंड री इंटेंशन, मतलब कि हमारे यहाँ जो इम्प्लॉई, जो नया नवेला इम्प्लॉई आता है उसको टैलेंट देना, मतलब उसको स्केल करना, प्लस उसको अपने कंपनी में बना के रखना। अगर वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा तो दिक्कत होगा ना। सोचो कंपनी उसको ट्रेनिंग दे रही है, सब कुछ दे रही है, जब समय आया कंपनी को उससे बेनिफिट लेने का तो वो कंपनी से रिजाइन करके चला गया, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए नुकसानदायी है, ठीक है ना, ओके। एचआर फोकस करता है इम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे, करियर प्लानिंग पे, रिवॉर्ड सिस्टम पे टू कीप टैलेंट एंगेज इन कमिटेड एंड द रिड्यूस द टर्नओवर एंड बिल्ड द स्ट्रॉन्ग लॉयल वर्कफोर्स फॉर अ लॉन्ग टर्म सक्सेस। समझ में आया, क्लियर है। मतलब कि यहाँ पे लोगों को अपने साथ बना के रखना सिखाना, प्लस अपने साथ बना के रखना, जिससे क्या हो सके हम लोग समय लॉन्ग टर्म सक्सेस अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी देख पाए। चलो रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बेटा क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को, अट्रैक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं सूटेबल कैंडिडेट को जॉब वैकेंसी के हिसाब से। इसमें इन्वॉल्व होता है इनवाइट करना लोगों को कि आइए, जैसे इश्तेहार छपवाना जॉब का या वेबसाइट पे पब्लिश करवाना कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है हमारे यहाँ काम करने के लिए। शॉर्ट लिस्टिंग करना, कंडक्ट करना इंटरव्यू को, और हायर करना बेस्ट फिट पर्सन फॉर अ रोल, ठीक है ना। बेस्ट से बेस्ट पर्सन को सेलेक्ट करना रोल के लिए, मतलब कि आप हमारे यहाँ काम करें। अ गोल फॉर अ रिक्रूटमेंट इज़ टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ राइट पीपल विद द राइट स्किल्स एट द राइट टाइम, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास सही लोग हैं,
सही स्किल के साथ है, सही समय पे आए, ठीक है ना। ओके, अब इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये तुम खुद भी पढ़ सकते हो, ऊपर मैंने जनरल डेफिनेशन आपको पढ़ा दिया है। अब रिक्रूटमेंट पॉलिसी में होता क्या है, गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी शुड हैव द फॉलोइंग कंडीशन, क्या क्या होने चाहिए सर, शुड बी मेड बाय द सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट शुड सेंड इट्स रिक्वायरमेंट टू इट, मतलब एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट होगा जो वैकेंसी में निकालता है, और सारे डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरत है वो लोग बोलेंगे मुझे 2 लोग चाहिए, मुझे 3 लोग चाहिए, मुझे 4 लोग चाहिए, और किस किस पोजीशन पे चाहिए वो भी लिख देते हैं। उसके बिहाफ पे इसका काम होगा केवल लोगों को रिक्रूट करते रहना। ये सारे अपना काम करते रहेंगे, ये लोग अपना अपना पर्सनली रिक्रूटमेंट में लगेंगे तो फिर इनका काम कौन क्या करेगा। तो एक बंदा स्पेसिफिकली होता है जो HR डिपार्टमेंट होती है, वो सारे इन सब चीज़ को कर रहे होते हैं। रिक्रूटमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द नीड, जितनी नीड है उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट हम लोग करते हैं। हमें 4 लोगों की ज़रूरत है परचेज डिपार्टमेंट में, तो हम लोग परचेज डिपार्टमेंट में 4 लोगों को लेंगे, तो ये हमारी क्या हो गई, नीड के हिसाब से हुई ना, बिल्कुल। आगे बात करते हैं, वैकेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऐसा ही किसी को नहीं आप जॉब पे रख सकते हो, बल्कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हमारी जो मैनेजमेंट होती है या फिर जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल है वो अप्रूव करेगा कि हाँ आप इतने वैकेंसी को निकालो, तभी वो निकलेगा, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा। एम्प्लॉय शुड बी क्लियरली टोल्ड अबाउट द नेचर ऑफ द वर्क, जो बंदे को काम के लिए रख रहे हो, ठीक है ना, वो काम के बारे में उसको प्रॉपर्ली जानकारी पहले दे देना है। ऐसा नहीं कि आप उसको बोलोगे कि भाई ऑफिशियल काम है, आके मस्त ऑफिस में बैठना है, AC में बैठना है, लेकिन जब वो बंदा आता है तो बोलते हैं नहीं 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 तुम्हें फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, तो ये हरकतें नहीं करनी है। उसकी रेमुनरेशन, सैलरी कितनी मिलेगी, अदर सर्विसेज, अदर कंडीशंस क्या है, सारे चीज़ें प्रॉपर्ली ट्रांसपेरेंट मैनर में डिस्क्लोज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट शुड बी फेयर, फेयर होना चाहिए, फ्री होना चाहिए एनी फेवर और प्रेशर, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉय को मैं पसंद करता हूँ या फिर कोई मेरा रिश्तेदार है तो उसको जॉब दे दूँ, और जो बंदा रिश्तेदार नहीं है मेरा या जिसको मैं नहीं जानता उसको मैं जॉब ना दूँ। फेवरेटिज्म, जो नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। रिक्रूटमेंट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वर्थ, मतलब सच में वो बंदा जो हमारे जॉब के लिए आ रहा है वो सच में वो उस लायक है तो ही लो। ऐसा नहीं कि केवल उसकी बुक बोलते ना, बुक को उसके कवर से जज करके उसको जॉब देना। मतलब मान लो एक बंदा है, एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ, और यहीं पर नॉलेज इंपॉर्टेंट आता है। एक बंदा है जिसका मान लो मिस्टर Z नाम है, एक बंदे का नाम है मिस्टर A। मिस्टर A का एग्ज़ाम में मार्क्स जो है, जहाँ से भी उसने ग्रेजुएशन करी है, इसका मार्क्स 70% रहा है और इस बंदे का मार्क्स 95% रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस बंदे को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है और इस बंदे को पढ़ाई बहुत किया है, उसको थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि मुझे किसको जॉब पे रखना है, क्योंकि मेरे पास एक ही पोजीशन है। तुम लोग भी आंसर दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मैं भी आंसर देता हूँ। 2 मिनट वेट करता हूँ, फटाफट से कमेंट में एक्शन मतलब अपना सॉल्यूशन दो, किसको हायर करोगे, क्यों करोगे। आई होप तुमने वीडियो पॉज करके दे दिया आंसर। अब ध्यान देना, समझो, ये 95% वाले बंदे को किताबी नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, और इस बंदे को किताबी नॉलेज तो है ही तभी 70% लाया है ना। हाँ 95% इतना नहीं है बट है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल नॉलेज 100% है। अब मैं इसको जॉब पे रखूँगा, इसको नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज से मतलब है, थ्योरेटिकल नॉलेज से मतलब नहीं है। मुझे डिग्री में क्या मिला आई रियली डोंट केयर, अगर वो मेरा काम कर पाता है तो मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। और यही लाइफ में आता है कि बेटा मार्क्स काम नहीं आएंगे, वो यही रह जाएंगे। तुम्हारे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, तुम्हारे पर्सनल स्किल्स है, वो तुम्हारे साथ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो देयर शुड बी नॉट फॉर, इवन बोलते हैं कि इंसान है, इंसान जीवित है, इसको कुछ आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना APJ अब्दुल कलाम, भाई साहब न्यूक्लियर वेपन बनाया इन्होंने, ठीक है। मतलब होमी जहांगीर बाबा से इंस्पायर, मतलब उन्होंने शुरुआत किया था बट हाँ इन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा, अंजाम तक लेके गए। ये बंदे आज दुनिया में नहीं हैं, इनकी डेथ हो गई 2016 में, अनफॉर्चुनेट। बट सोचो इनकी डिग्रियाँ इस दुनिया में ही रह गई, इनकी जो नॉलेज थी वो चली गई इनके साथ। और जो इनको बोलते हैं रतन टाटा जी, इनके साथ चला गया। मतलब कि जॉब में भी हो, कहीं भी हो, तुम्हारा जो नॉलेज है, हुनर है, वो तुम्हारे साथ रहेगा। डिग्रियाँ रह जाएंगी, वो पे शीट ऑफ पेपर है, वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। इसलिए बोलते हैं सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, हाउ एवर इट कैन गिव मी अपॉर्चुनिटी टू प्रूव कि मेरे पास केवल किताबी नॉलेज है कि प्रैक्टिकल नॉलेज है। हाँ मौका मिलता है बट हाँ लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं आता। लॉन्ग टर्म में जो स्कूल में टॉपर्स होते हैं रियल लाइफ में फेलियर्स भी साबित होते हैं, ऐसा मैंने पर्सनली भी देखा है। मेरा खुद का दोस्त जो 10th में 95%, 12th में 95% लाने वाला, आज के समय में कुछ खास नहीं कर पा रहा। हाउएवर मैं उसके कंपैरेटिवली बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ, बिकॉज 95% नहीं था, मैं 84-85% वाला कैटेगरी का बच्चा हूँ। तो मैं टॉपर नहीं हूँ बट हाँ भगवान की दया से चल रहा है, अच्छा उससे तो बेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक दिखता है
क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास किताबी नॉलेज है। ओके, अब उसको मैं बोल दूंगा पढ़ाना है ना बच्चे को, तो बोलेगा नहीं यार वो नहीं हो पाएगा, मैंने पढ़ लिया, अब मेरे को समझाया नहीं जाता, ये नहीं होता। कुछ काम कर ले तो नहीं यार वो मेरे को प्रैक्टिकली नहीं आता। 2-3 कंपनी में गया जॉब के लिए, कंपनी वालों ने बोला कुछ दिन बाद, मार्क्स देख के तो रख लिया, लेकिन उसके बाद बोला कि भाई साहब आप जा सकते हैं, आपसे काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो वैसा बात है। दिस शुड नॉट बी फॉल्स एश्योरेंस गिवन टू द कैंडिडेट अबाउट द प्रमोशन। देखो जब बेटा प्रमोशन नहीं दे सकते हो, अच्छे सैलरी नहीं दे सकते हो, तो बेमतलब का झूठी उम्मीदें भी ना दिया जाए। ठीक है ना, फ्यूचर में कहीं ना कहीं अगर कम एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उनका वर्क में जो इंटरेस्ट है वो चला जाएगा, प्लस उनके नज़रों से आप गिर जाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो बहुत सारे वेरियस मेथड जो होते हैं एम्प्लॉय किए जाते हैं रिक्रूटमेंट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट में एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल। यहीं से मैं समझा देता हूँ सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मज़ा आएगा, ध्यान देना, क्योंकि मेरी बुक है, मुझे पता है कहाँ पर मैंने क्या चीज़ लिखी है। ओके, चलो इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है। एक होता है प्रमोशंस ऑफ एम्प्लॉय, मतलब मेरे पास एक मैनेजर का पोजीशन खाली था। ओके, और मेरे पास एक जूनियर बंदा था। ठीक है, जूनियर मैनेजर के पोजीशन पे एक बंदा था, तो मैं क्या करूँगा, इसको अपने मैनेजर को डायरेक्ट मैनेजर पे प्रमोट कर दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे एम्प्लॉय में पहले से है, मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से है, यहाँ के वर्क कल्चर को समझता है, प्लस ये मैनेजर के नीचे पोजीशन पे था, तो कहीं ना कहीं मैनेजर के काम को भी इसने क्लोजली मॉनिटर किया हुआ, सब कुछ उसको आता होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, और इसको मैं प्रमोट कर देता हूँ, काम भी परफॉर्मेंस भी अच्छा करता है, तो इंटरनली मैंने हायर कर लिया, इस पोजीशन को फिल कर लिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रमोशन करके हम लोगों ने इंटरनल रिक्रूटमेंट कर लिया। दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय, मान लो मेरा एक ब्रांच है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ब्रांच है, एक ब्रांच मुंबई में है। ओके, ब्रांच बी। अब समझो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक बंदे की ज़रूरत है, और यहाँ पे 2 बंदे हैं, और यहाँ पे भी एक ही बंदे की ज़रूरत है, तो एक बंदा मेरे पास एक्स्ट्रा है कि नहीं, यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी ट्रांसफ़र मैं मुंबई में करवा लूँगा। जॉब पे देखते हो ना लोगों की ट्रांसफ़र होती रहती है, तो मैंने क्या किया, इस बंदे को मुंबई बुला लिया, जिससे ये जॉब की वैकेंसी जो थी वो फिल हो गई, और ये एक जो वैकेंसी यहाँ पे था बंदे का, वहाँ पे तो बंदा है ही, काम कर रहा है, तो इंटरनली हम लोगों ने ट्रांसफ़र करके क्या कर लिया, वैकेंसी को फिल आउट कर लिया। ठीक है, थर्ड आता है डिमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कई बार क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करता है, मान लो कोई एम्प्लॉय मैनेजर पॉइंट पे है लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो मैंने इसको अगर प्रमोट कर सकते थे तो इसको डिमोट भी कर सकते थे, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसको उसके पोजीशन डाउन कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, डिमोशन क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिमोशन कहते हैं। एंड चौथा आता है रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज़, मान लो कि हमारे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, और वो आज के समय में रिटायर हो चुके हैं, तो कुछ दिन उनके वर्क टाइम को बढ़ा दिया गया, कि रिटायरमेंट को थोड़ा डिले कर दिया गया, जहाँ 60 साल पे रिटायरमेंट देनी थी अब हम लोग 65 पे देंगे, या फिर मान लो वो हमें छोड़ के जा चुका है, बड़ा पछता रहा है, तो वह फिर से आ गया। ठीक है, तो वो सारे होते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉय, तो इंटरनली वो रिक्रूट हो जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय भी जो कंपनी छोड़ के जाते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी से कनेक्टेड भी रहते हैं, कई बार अच्छे रिलेशंस होते हैं एम्प्लॉय के साथ, तो ठीक है, तो वो वापस आके अपना पोजीशन संभाल भी लेते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है कि बाहर से जब हम लोग रिक्रूटमेंट लेते हैं, जिसके लिए हम लोग ऑब्वियस ये बात है, बाहर से जब रिक्रूटमेंट लेंगे तो हम लोग कुछ ऐसे मेथड्स का यूज़ करेंगे जो कि लोगों के पब्लिक में हम लोग की बातों को पहुंचा पाए, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, हम लोगों ने इश्तेहार पे पेपर में निकाला, इंस्टाग्राम पे ऐड चला दिया कि हमें लोगों की ज़रूरत है, तो एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। दूसरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, मान लो कि हमारे पास एक कंपनी है, अब जैसे एयरसेल एक करके कंपनी थी, अब ये कंपनी डूब गई। ठीक है, टेलीकॉम के ज़माने की, शायद तुम्हें याद हो या ना हो, मैं थोड़ा लोगो दिखा दूँ तुम्हें एयरसेल का, ये कंपनी क्या हो गई, डूब गई। ठीक है, तो आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है ये कंपनी का ये लोगो हुआ करता था, बहुत प्यारा कंपनी था, मैंने इसका सिम को बहुत यूज़ किया है। ठीक है, आई मिस दिस कंपनी। खैर, एयरसेल ये कंपनी का नाम था। इस कंपनी को बंद कर दिया गया क्योंकि जियो आ गया मार्केट में, सस्टेन नहीं कर पा रही थी, इसके बाद 4G टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं थे, तो शायद मेरे को जहाँ तक याद है जियो के लोगों ने क्या किया, एयरसेल के सारे एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया। क्यों सर, क्योंकि जियो को वैसे लोगों की ज़रूरत थी जिनको नॉलेज है भाई कैसे ये टेलीकॉम चीज़ों को हैंडल करते हैं, और एयरसेल कंपनी भी बंद हो रही थी, वो लोग बेरोज़गार भी हो रहे थे, तो क्या किया, हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, बेसिकली उनकी एम्प्लॉय को अपने में ट्रांसफ़र कर लिया। फॉर एग्जांपल मान लो एयरसेल कंपनी भी अच्छी चल रही होती, जियो भी अच्छा चल रहा होता, तो ये लोग आपस में एक दूसरे के एम्प्लॉय को कई बार एक्सचेंज कर लेते हैं। हाउएवर ये स्ट्रेंजर कंपनी में नहीं होता है, इंटरनली कंपनी में होता है। सर एग्जाम्पल बताइए, बताता हूँ, देखो रिलायंस लिमिटेड है, ठीक है, इसके अंदर 2 मेजर कंपनी आती हैं, और भी कंपनियां हैं, बट जियो आ गया
उसके बाद हमारे पास स्मार्ट बाज़ार आ जाता है, जियो रिटेल भी आ जाता है। अब जियो रिटेल में भी एक मैनेजर है और इसमें भी एक मैनेजर है। तो स्मार्ट बाज़ार ने क्या किया, इस मैनेजर को अपने में बुला लिया और इसने इसको अपने में बना लिया। तो अलग अलग कंपनी में चले गए ना, है एक ही फ्लैग के अंदर, एक ही अम्ब्रेला के अंदर है, बट आपस में इन लोगों ने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को एक्सचेंज कर लिया। कई बार इंप्लॉयज़ भी एक दूसरे की इंप्लॉयमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं। मान लो एक बंदा ए कंपनी में काम कर रहा है, एक बंदा बी में काम कर रहा है। अब ए को बी में स्विच करना है, बी को ए में स्विच करना है, तो इन लोगों ने भी अपनी क्या कर लिया, इंप्लॉयमेंट को बदल लिया। तो अगेन ये कंपनी के अप्रूवल से होता है, बट हाँ ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के केस में आता है। एंड तीसरा होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कैंपस प्लेसमेंट। देखोगे आईआईटी, सीए इंस्टीट्यूट, ये सब में क्या होते हैं, लोग जाते हैं, कंपनियां जाती हैं और जा करके वहाँ के जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको डायरेक्टली वहाँ से रिक्रूट करके लेके आती है। तो इसको बोलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। फिर वर्कर यूनियन से भी लोगों को उठाया जाता है। मान लो कोई वर्कर यूनियन है, वहाँ बोल दिया जाएगा भाई हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास इतने लोग हैं तो मैं भेज दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका काम करता है। पांचवा आता है रिक्रूटमेंट एट अ फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट पे मतलब देखो क्या होता है ना बेटा, जो लेबर्स वगैरह होते हैं ना फैक्ट्री के गेट पे, मतलब जाके मतलब फैक्ट्री जाके पूछते हैं कि क्या आपको काम की ज़रूरत है, हम काम करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी लोगों को रिक्रूट किया जाता है। छठा होता है सॉलिसिटेड एप्लीकेशन, मतलब कई लोग क्या होते हैं, आते हैं और कंपनी में अपना एप्लीकेशन पहले से दे के रखते हैं कि कभी ज़रूरत हो तब मुझे बुला लेना, तो उसको सॉलिसिटेड एप्लीकेशन बोलते हैं। तो उन लोग को भी कॉल करके बुला लिया जाता है। सातवां रिकमेंडेशन, मान लो हमें लोगों की ज़रूरत है और हमारा एम्प्लॉय बोलता है कि भाई साहब वो बंदा है बहुत अच्छा काम करता है, उसको एक बार आप रख के देखो, तो रिकमेंडेशन वाला केस भी यहाँ पे आता है। इसको हम लोग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो यहीं पे मैंने सारा चीज़ पढ़ा दिया। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है बता दिया, प्रमोशन बता दिया, ट्रांसफ़र बता दिया, डिमोशन बता दिया, रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज़ बता दिया। अब देखो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मेरिट देखती है, अपग्रेड कर देते हैं सेवरल एम्प्लॉयज़ को, बेसिकली उनको प्रमोट कर देना, ठीक है। फैमिलियरिटी विद द पॉलिसीज, क्योंकि उसको आइडिया रहता है कैसे काम करना है। इकोनॉमिकल होता है, अंदर का है एम्प्लॉई है तो उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं देना पड़ेगा, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है। एम्प्लॉय का मोरल भी अच्छा रहता है कि भाई हमको प्रमोशन मिल रहा है, और यहाँ पर रेफरेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया और यहाँ पर खूबसूरत सा माइंड मैप भी बना के दे दिया है तुम्हें। डीमेरिट क्या होता है कि डीमेरिट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो भाई साहब हमारे इंटरनली एम्प्लॉय खाली आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अगर मान लो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 100 लोग हैं और उन्हीं 100 लोगों में से मैंने किसी को चूज़ किया, तो मेरे पास लिमिटेशन थी, मैंने 100 लोगों में से ही चूज़ किया, लिमिटेड लोगों में से चूज़ किया। लेकिन सोचा अगर मैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ बढ़ता तो वहाँ पे 1 लाख 10 लाख मतलब बहुत सारे लोग का ऑप्शन होता, वहाँ से मैं क्या पता और भी बेस्ट लोगों को चूज़ करके ला सकता था, जो मैंने नहीं करा। तो यहाँ पे लिमिटेड पूल ऑफ कैंडिडेट्स हो गया। पोटेंशियल फॉर फेवरिज्म, हो सकता है कि मुझे एक बंदा पसंद है इसलिए मैंने उसको फॉरवर्ड किया, ना कि उसके टैलेंट को देख के, तो फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा काम होता है। स्टैग्नेशन ऑफ द आइडियाज़, अब देखो एक ही बंदे इंटरनली बंदे खाली सारे आइडियाज़ ला रहे हैं तो वहाँ पे इनोवेशन थोड़ा कम हो जाता है। बाहरी बंदा आता है तो माना जाता है कि वो नए आइडियाज़ लेकर भी आने के चांसेस वहाँ पे थोड़े से बढ़ जाते हैं। चौथा होता है हमारा लिमिटेड करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन क्रिएट द बॉटलनेक्स फॉर एडवांसमेंट वेयर ओनली फ्यू एम्प्लॉयज़ गेट प्रमोटेड, जहाँ पे केवल कुछ ही एम्प्लॉय को प्रमोशन का मौका मिलता है, बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं, तो इससे प्रॉब्लम इश्यूज़ होते हैं पूरा। अब मान लो कि हमारा एक बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, अब मान लो एक में से एक एम्प्लॉय को मैंने प्रमोट कर दिया, अब इस सारे एम्प्लॉय को लगेगा यार हमें तो प्रमोशन मिला ही नहीं, तो वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। समटाइम्स वो नौकरी छोड़ के भी चले जाते हैं कि भाई यहाँ पे नहीं किसी और कंपनी में, हो सकता है मेरा कॉम्पिटिटर इनको ऑफर दे दे, बोले कि तुम आओ यहाँ पे हम लोग प्रमोशन दे देंगे तुमको, तो इस केस में क्या होगा, वो हमारे जॉब को छोड़ के जा सकता है। इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, जलन, आपसी मतभेद वगैरह भी इससे क्रिएट होता है। फिर पोटेंशियल फॉर स्किल गैप्स, कहीं ना कहीं यहाँ पे होता है। इवन थ्रू द इंटरनल कैंडिडेट्स आर फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, दे मेट लैक द सर्टेन स्किल्स। हो सकता है बंदा हमारी कंपनी में काम कर रहा है पहले से, तो हमारी कंपनी के बारे में उसको पता है, इंटरनल चीज़ों के बारे में पता है, बट कुछ स्किल ऐसे हो सकती है जो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए हमें बाहर से हमें रिक्रूट करना चाहिए था, बट हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वो स्किल गैप हमारे पास आ जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल में देखोगे हम लोगों ने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पढ़ा जो बाहर से हम लोग लेते हैं। एडवर्टीजमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, वर्कर्स यूनियन हो गया, रिक्रूटमेंट एट अ फैक्ट्री गेट हो जाता है, अनसॉलिसिटेड होता है, ठीक है ना। एप्लीकेशंस मैंने बता दिया, रिकमेंडेशन बता दिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ मैंने ऊपर ही आपको समझा चुका हूँ, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है।
आगे बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं। वाइडर चॉइस, आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं तो आप अच्छे से चॉइस कर पाते हो। फ्रेश चेहरे भी आपके सामने आते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स क्या होता है, हार्ट बर्न अमंग द ओल्ड एम्प्लॉयज़, दूसरे एम्प्लॉयज़ को दिल कलेजा जलता है, जिया जले जान जले नैनो तले, ठीक है ना, कि भाई साहब हम लोग को क्यों नहीं देख रहे हैं, बाहरी लोगों को क्यों देख रहे हैं, ठीक है। सौतेला व्यवहार, एक्सपेंसिव होता है भाई साहब, बाहर के लोगों को लोगे तो खर्च बढ़ता है, उनकी भाई साहब इंटरव्यू करवाओ, सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली उनको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आओ ज्वाइन कर लो, उनको ट्रेनिंग वगैरह भी करवानी पड़ती है, तो उस पर खर्चा काफ़ी लगता है। फिर डेंजर ऑफ अ मैल एडजस्टमेंट, मतलब एक्सटर्नल हायरर्स में फेस द चैलेंजेस एडजस्टिंग द कंपनीज कल्चर। बाहरी लोग आएंगे उसको अच्छे से अब्जॉर्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं हो हमारी कंपनी में आके कांड कर बैठे, तो ये भी प्रॉब्लम्स होता है। पुअर कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए, बोलते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। अगर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से चल रहा है, अब बाहर का कोई भी ऐसा बंदा आ गया जो पूरे कंपनी के वर्क कल्चर को ख़राब कर देगा, तो ख़राब कर ही देगा, ठीक है। और ऐसा होता भी है, तो कहीं ना कहीं डेंजर ऑफ मैल एडजस्टमेंट आती है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सा माइंड मैप आपके सामने है। अब सिलेक्शन, दूसरा पार्ट अब हमारे चैप्टर का शुरू होता है, सिलेक्शन। ध्यान देना, सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, चूज़ करते हैं मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हमारे एप्लीकेशन के लिए, जिससे हम लोग अच्छे जॉब रोल पे उनको रख पाएँ। इसमें इन्वॉल्व होता है सीरीज ऑफ स्टेप, जैसे कि रिव्यू करना रिज्यूमे को, जो भी रिज्यूमे दिया गया है। रिज्यूमे क्या होता है बेटा, एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जिसमें कैंडिडेट अपनी सारी जानकारी देता है, जैसे उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका क्या क्या इंटरेस्ट है, उसका नाम क्या, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस अभी तक हासिल करी है, सारी चीज़ें देता है, ठीक है ना। ब्लूप्रिंट अपना पूरा चिट्ठा निकाल के, कुंडली निकाल के रख देता है, ठीक है। तो उसको देखा जाता है अच्छे तरीके से पहला। उसके बाद हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, अगर जिन भी लोगों को हम लोग समझ में आता है कि नहीं ये बंदा हमारे लिए फिट है, ये बंदा हमारे लिए अनफिट है, तो अनफिट वाले को हटा देते हैं, फिट वाले को हम लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। फिर असेस करते हैं उनकी स्किल्स को, कि सच में जो बंदे ने दावा किया वो स्किल उसके अंदर आता भी है कि नहीं आता है। उसके लिए बेसिक टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिससे हम लोग क्रॉस चेक कर पाएँ। जैसे मेरे लिए टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, मुझे इस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है भाई साहब। तो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं, अगर मान लो वेदत में मैं आ रहा हूँ, तो वेदत ने मेरे को टेस्ट किया होगा कि भाई इसको सच में ये स्किल्स है कि नहीं है। चेकिंग करना है रेफरेंसेस को, कि जो भी जानकारी दे रहा है करेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। अ गोल इज टू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट हु मीट द जॉब रिक्वायरमेंट। अल्टीमेटली गोल क्या होता है कि वैसे कैंडिडेट को ढूंढना जो हमारे जॉब की रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, पूरा करेगा और अलाइन करेगा कंपनी के कल्चर से और वैल्यूज से। इफेक्टिव सिलेक्शन हेल्प इन हायरिंग द राइट पीपल। इफेक्टिव सिलेक्शन कहीं ना कहीं मदद करता है सही लोगों को हायर करने में, रिड्यूस करने में टर्नओवर को और इन्हांस करने में ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को, ठीक है। आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन की कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो पहला होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। देखो, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू इज एसेंशियल स्टेप वेयर द रिक्रूटर असेस द कैंडिडेट्स बेसिक क्वालिफिकेशन। मतलब पहला तो हम लोग बेसिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसकी इंटरव्यू करते हैं। जैसे एजुकेशन क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है, जनरल इंटरेस्ट क्या है, वो बेसिक बातें, पहला मिलन हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ब्लैंक एप्लीकेशन। ब्लैंक एप्लीकेशन एक फॉर्म होता है, इज यूज टू गैदर अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट सच एज देयर पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड ऑल द थिंग्स। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिया जाता है, जहाँ पे उसकी नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड्स, सब चीज़ों का जानकारी इकट्ठा किया जाता है कि सच में उसे कुछ आता भी है कि बस वो डब्बा है, ओके। उसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यू होता है फाइनल, उसमें अच्छे से उसकी इंटरव्यू ली जाती है, समझा जाता है कि सच में वो बंदा उस लायक है कि नहीं, जिसमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाता है, उसकी एक्सपीरियंस देखे जाते हैं, क्या देखा जाएगा कंपनी के कल्चर में वो फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। उसके बाद चेकिंग की जाती है रेफरेंसेस, ठीक है ना। सॉरी, मेरा गला थोड़ा दर्द हो रहा है, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस चेक इन्वॉल्व द कॉन्टैक्टिंग द इंडिविजुअल हु हैव अ प्रीवियसली वर्क विद द कैंडिडेट सच एज द फॉर्मर एम्प्लॉयर्स को चेक किया जाता है कि भाई वहाँ से अगर दूसरा कंपनी छोड़ के आया ये बंदा, तो क्यों छोड़ के आया, ऐसा तो नहीं वहाँ पे चोरी चमारी कर रहा था, पकड़ा गया था, फिर वहाँ से निकाला गया है, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इनको चेक की जाती है कि इसने जो भी जानकारी अपने बारे में दी है। क्योंकि देखो, तुम एक कंपनी छोड़ के जा रहे हो, तो दूसरा कंपनी में जब अप्लाई करोगे तो वो पूछेगा कि क्यों वो कंपनी छोड़ के आया तुमने, ठीक है। तो बताओगे कि मुझे निकाल दिया गया है या फिर मैंने कुछ गलत किया, सच बता दो। अगर तुम झूठ बोलोगे तो क्रॉस चेक जरूर करेंगे, और क्रॉस चेक में पकड़े गए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा जॉब से, मतलब ऑब्वियस बात है, तुम्हें जॉब पे रखा ही नहीं जाएगा, तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है अगर जहाँ ज़रूरत हो। जैसे मान लो पायलट है, पायलट के केस में उसकी आई विजन सही है कि नहीं है, ठीक है ना। आर्मी वगैरह में देखोगे भी तो वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, तो जनरली जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है, ओके। उसके बाद फाइनल अप्रूवल भी लिया जाता है, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस में जहाँ पे हायरिंग मैनेजर, सीनियर लीडरशिप जो होते हैं अप्रूव करते हैं कैंडिडेट्स को। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मिलती है, फिर वहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है जॉब, जहाँ पे सारे टर्म्स को बताया जाता है, आपकी सैलरी डिस्कस होती है। उसके बाद ऑफर लेटर
फाइनलाइज किया जाता है, उसके बाद आपको जॉब मिलता है। तो सर हम लोग 3 इडियट मूवी में देखे थे जहाँ पे बस एक छोटी सी इंटरव्यू होती है और फाइनली बोलता है सैलरी डिस्कस कर ले, कितनी सैलरी लोगे। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल लाइफ में यही प्रोसेस होती है, इवन इससे भी रिग्रेस प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो ये खुद को क्या बोलते हैं, राजू मत समझना कभी ज़िंदगी में, जहाँ पे तुम सोचोगे बड़ी बड़ी बातें करके हमारा काम हो जाएगा। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, इंश्योर करता है बेटा क्वालिटी हायर्स, मतलब जो भी इंप्लॉय हायर हो क्वालिफाइड हो, स्किल्ड हो, सुटेबल कैंडिडेट्स हो। ये रिड्यूस करता है टर्नओवर को, मतलब कि हमारे कैंडिडेट अच्छे आएंगे, अच्छे तरीके से तुम इन्वायरमेंट दोगे तो हमारे बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएंगे। इंप्लॉय टर्नओवर रेशियो कम होने चाहिए। मैंने बार बार बताया है कि हमारे कंपनी में अगर इंप्लॉय बहुत ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को तो भी बुरा है, नहीं छोड़ के जा रहे तो भी बुरा है, क्योंकि ज़्यादा छोड़ के जाएंगे मतलब वहाँ पे इंप्लॉयज़ के साथ ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हो रही है, और कम छोड़ के जा रहे हैं मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रीटमेंट कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो रही है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो रहा है। मतलब एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कभी छोड़ के नहीं जाते जॉब, भाई साहब समझ में याद रखना। वो बैठ गए जिंदगी भर तुम्हारा खून चूसेंगे, और अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, पब्लिक का होगा। हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में देख लो भाई साहब, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तुमको अच्छा नहीं मिलेगा जहाँ पे अच्छे से काम हो रहा हो। इतनी बुरी दशा है कि पूछो मत, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय एकदम ना जाए वो भी गलत है, एकदम चले जाए वो भी गलत है। मतलब हमें बीच का रहना है, मिलजुल के काम करना है। साइंस में पढ़ते हैं ना, एक तो एक पूरा एसिडिक होता है, एक पूरा बेसिक होता है। तो हमें क्या चाहिए, पीएच लेवल 7 चाहिए, मतलब न्यूट्रलाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्हांस करता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को, कॉस्ट एंड टाइम इफिशिएंसी लाता है, इंप्रूव करता है एम्प्लॉय के मोरल को, और कॉम्प्लाइंसेस विद द लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, जो कि ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था। आई थिंक स्टार्टिंग में ऊपर एप्पल के जो बात बताया है वो वाला। आगे आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफेक्टिव सिलेक्शन। अगर गलत लोगों को मतलब जॉब पे रखा तो क्या होगा। पहले तो पुअर जॉब फिट, भाई वो जो काम में आएगा गलत काम करेगा, लो परफॉर्मेंस, लो प्रोडक्टिविटी, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब लोग फटाफट आएंगे, जॉब छोड़ के चले जाएंगे वगैरह। बार बार आप हायरिंग करोगे तो हायरिंग में भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, प्लस जो लोग को हायर करते हो हम लोग उसको ट्रेनिंग भी देना पड़ता है, तो उसमें भी कॉस्ट लगेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। अल्टीमेटली आपके लिए क्या है, नुकसान ही है। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है टीम डायनेमिक्स पे, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, ये सब तेल लेने चले जाएंगे तो दिक्कत वाली बात है ना। फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की वेस्टेज होनी शुरू हो जाती है, और रेपुटेशन भी डैमेज होने लगता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखने वाली बात है। और ये डिफरेंसेस टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। तो याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होते हुए आपको वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी क्लास 10 ICSE बोर्ड में ही है, उनको भी इस लेक्चर की ज़रूरत है। अपनी गर्लफ्रेंड को भी शेयर करना, क्योंकि भाई क्या पता इंप्रेस हो जाए तुमसे। वेल ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, क्रश। ओके चलो खैर आगे बढ़ते हैं। देखो PDF बेटा फर्स्ट टाइम बुक देख रहे हो तो PDF आपको वेदांत लर्निंग ऐप में मिल जाएगी, हमारे VL ऐप में मिल जाएगी, ठीक। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो 6388556077 पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, बोलिए कि सर मुझे चाहिए, जो भी हमारा टीम मेंबर है आपको पेमेंट वगैरह प्रोवाइड करा देंगे, कैसे पेमेंट करके आप हार्ड कॉपी अपने घर पे ले सकते हो इस बुक का। हार्ड कॉपी आपको कलर फॉर्मेट में मिलेगी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको सेलेक्टेड। और तो और ऐसा नहीं कि बुक ले लिए बात खत्म, जैसे दुकानदार से बुक ले लेते हो और उसके बाद राइटर से कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे तुम्हें बुक में कभी भी कोई भी डाउट आएगी, तुम अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें हमेशा रिप्लाई देने के लिए तैयार रहूँगा। और तुम्हें PYQs भी PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे तुम PYQs का भी प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे इस साल बोर्ड्स है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग ट्रेनिंग एंड अपैरेजल के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग कैसे होती है, अपैरेजल कैसे होता है, ठीक है ना। क्योंकि जॉब तो मिल गई, आप ट्रेनिंग करवाएंगे, फिर उनकी प्रमोशन करवाएंगे। अपैरेजल बेसिकली प्रमोशन, एक्स्ट्रा सैलरी, बोनस वगैरह वगैरह को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा बहुत प्यारा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आई थिंक ये 7-8 पेज का होगा। आई थिंक मेरा झूठ पकड़ा गया यार, 11 पेज का है, 7-8 पेज का नहीं, 11 पेज का है। कोई दिक्कत नहीं है, वही जितना समय इसमें लगा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, और क्या, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका 1 शॉट में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।